आते हैं मेन डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल। एनालॉगसली जैसे हमने फर्स्ट में किया था, इसमें हम सेकंड में करेंगे। तो जब भी हम डबल इंटीग्रल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 डायमेंशन की बात आएगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, और हम डबल इंटीग्रल डिफाइन करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई डी ए ओवर अ रीजन आर। ये आर पे हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड आर इज अ रेक्टेंगुलर रीजन। आर जो है कोई रेक्टेंगुलर रीजन है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। रेक्टेंगुलर रीजन इसलिए लिए क्योंकि उसको समझना आसान है। तो रेक्टेंगुलर रीजन है, तो ये हमारा ओ हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और दिस इज जेड, और ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ के ऊपर कोई रीजन है, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में लाई कर रही है, और वाई की वैल्यू सी और डी के बीच में लाई कर रही है। तो कुछ ऐसा रीजन होगा, ये हमारा रीजन है, ठीक है। दिस इज आर, हमने रीजन क्या लिया, रेक्टेंगुलर रीजन लिया है। आर को हमने डिफाइन किया, एक्स जो है वो ए और बी के बीच में है, एंड वाई जो है वो सी और डी के बीच में है, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना है, डिफाइन दिस, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, देन वी डिफाइन, देन वी डिफाइन f of x y is equal to summation f of x k star y k star limit mu tends to 0 norm k is equal to 1 से डेल्टा ए के मान लेते हैं, डेल्टा ए के is equal to 1 to n, ठीक है। k is equal to 1 to n where n where mu is equal to norm of p, norm of p, एंड जो है पहले पार्टीशन को पहले डिफाइन कर देते हैं, वेयर p इज इक्वल टू, ये हमने कैसे डिफाइन किया है, ये लिखा है x0 इज इक्वल टू a x1 x2 डॉट डॉट x, n मान लेते हैं, इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू c y0, y1 इज y1 कॉमा y2 कॉमा डॉट डॉट y, m इज इक्वल टू d, जहां पर xi इज लेस देन xj एंड yi is less than yj for all ij between 1 to m for all ij 1 to, इसमें n माना है, इसमें m एंड i नॉट इक्वल टू j, ये सारी चीजें हम मान चुके हैं, ठीक है। पार्टीशन डिवाइड किया हमने, x को n पार्ट्स में डिवाइड किया, x को क्या किया हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया, और y को m पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये पार्टीशन हमने लिया, हम इसको डिटेल में भी देखते हैं। तो ये इतने पार्टीशन में डिवाइड किया, तो ये जो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे लाइंस में आएगा, इधर ऐसे लाइंस में आएगा, तो यहाँ पर एक एक सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये जो एक सेल है, टोटल सेल्स कितने होंगे, यहाँ m पार्ट्स में, यहाँ n पार्ट्स में, टोटल mn सेल बनेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू mn होगा, और हम म्यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू
मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ a cell, length of diagonal of a cell, maximal length of diagonal of cells, जो सेल्स का है लेंथ, उसका जो डायगोनल है उससे हमने डिफाइन किया। अब ये सेल्स है, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल तो इसका कोई डायगोनल ले लेते हैं, तो वो जब जीरो की तरफ जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे इंफिनिटी की तरफ, है ना। तो अब हम किसको दो तरीके से कर सकते थे कि एम को भी इन्फिनिटी की तरफ जाओ, एन को भी इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओ। यदि हम दोनों को एक में कंबाइन कर ले तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने डायगोनल के ऊपर नॉर्म को डिफाइन कर दिया, डायगोनल ऑफ अ सेल। तो यदि डायगोनल इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, डायगोनल यदि जीरो की तरफ जाएगा, यानी नॉर्म क्या किया, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इसमें कोई सेल बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो सबसे बड़ा सेल का जो डायगोनल है, यदि उसको हम जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में ये लिमिट जो है वही डिफाइन करेगा इसको। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, यहाँ प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है, ठीक है, क्लियर है। फोटो खींचना है तो खींच लो। इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, इसी चीज को हम लिखेंगे। हटा दे, ये डिफिनीशन हमने लिखा, अब डिफिनीशन को हम समझते हैं कि क्या लिखा। डिफिनीशन को हम समझते हैं। तो ये जो रीजन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्या यही रीजन है। तो रीजन जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है। यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये हमारा रीजन था। अब हम इसको एन पार्ट्स में डिवाइड किए, यहाँ भी एम पार्ट्स में डिवाइड किए, तो हमारा क्या होगा, सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब टोटल सेल्स कितने हैं, एम एन सेल्स हैं, तो इसको मान लेते हैं एन, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल सेल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल सेल ये हो गया, ठीक है। जो भी सेल रहा हो, इसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव को एक्स के वाई के मान लेते हैं। तो इसके अंदर का पॉइंट्स क्या होगा, पेयर में होगा। इंटरवल में ना पॉइंट सिंगल आ रहा था, इसमें तो पॉइंट्स क्या होगा, पेयर होगा। ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक्स के कॉमा वाई के, ये एक पॉइंट है। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसको हम यदि ऐसे, हम इसको एन डायमेंशनल की बात करें, थ्री डायमेंशन की बात करें, तो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ कर्व का सेक्शन होगा, एक कर्व सरफेस होगा, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नीचे तो ऐसा ही क्रॉस होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ऐसा, इधर भी ऐसे क्रॉस होगा, ऐसे क्रॉस होगा, इधर से ऐसे ऐसे। तो ये कैसा शेप है, क्यूबॉइड का शेप है, क्यूबॉइड का शेप है, क्यूबॉइड का शेप है। तो ये जो इसके अंदर का एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट एक्स के वाई के मान लिए, ठीक है, एक्स के वाई के, एक्स के स्टार वाई के स्टार मान लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है इसके अंदर का, ठीक है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ होगी, इसको मान लिया एफ ऑफ एक्स, मानना क्या है, ये यही होगा ही फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स के स्टार कॉमा वाई के स्टार। अब इसका जो है हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, हमने देखा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो बेस इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया बेस क्या होगा, हाँ, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, डेल्टा एक्स के डेल्टा वाई के, हाँ या नहीं। तो इसको हम डेल्टा ए के मान लें तो कोई दिक्कत,
इसको हम डेल्टा ए के मान लेते हैं। तो डेल्टा ए के को एफ ऑफ एक्स के स्टार वाई के स्टार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये एक सेल के लिए है। हमारे पास टोटल सेल्स कितने हैं, mn सेल। तो इसमें हम k को सम करवा देते हैं, k इज इक्वल टू 1 से लेके mn। और हम लिमिट कहां कर देते हैं, लिमिट म्यू टेंस टू 0। तो इस सेल का जो डायगोनल है वो 0 की तरफ टेंड करे, मतलब सबसे बड़ा सेल का डायगोनल यदि 0 की तरफ टेंड करेगा तो मैक्सिमम ये जो नंबर ऑफ पार्टीशंस वो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब म्यू के टेंस टू 0, अब ये हो गया। तो इसी को हमने नाम दिया डबल इंटीग्रल ओवर द रेक्टेंगुलर रीजन ए बी एफ ऑफ एक्स वाई डी ए। सिंपल है, अब तो पूरा समझ में आ रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा कि एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करेगा, कर्व तो है ही नहीं, सरफेस है, सरफेस के अंडर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अंडर सरफेस ये ना रिप्रेजेंट करेगा, ये वॉल्यूम अंडर सरफेस रिप्रेजेंट करेगा। कुछ करने का चांस ही नहीं है, ऐसे ऐसे क्यूब से बना है। डेफिनेशन में ये लिमिट है, ये लिमिट कब, ये लिमिट यदि एग्जिस्ट करेगा, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल इसके इक्वल होगा, यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेबल भी इंटीग्रेबल हो, मतलब कोई फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। फिर यहाँ पर लिमिट की बात करेंगे तो फिर लिमिट का डिफिनेशन की बात करेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का लिमिट के डेफिनेशन की बात हो जाएगी। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में लिमिट की बात की है ना, कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा। यहाँ for all epsilon greater than 0 there exists delta based on epsilon such that this is less than epsilon whenever this is less than delta। ये है ना, सेम है, उसी का कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ बढ़ा है इसमें भी बढ़ा के यहाँ बढ़ा दिया। तो यही है डिफिनीशन ऑफ, नहीं बिना झिझक के नहीं कर सकते, उसमें कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स वाई सूरी में हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माना है, वो ध्यान में रखना है, क्योंकि सरफेस यदि ऐसे करके क्रॉस करके निकले, ठीक है ना, तब हमको वॉल्यूम निकालने में फिर तकलीफ हो जाएगा, तब उसको हम, इसीलिए ग्राफ को ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसे मतलब ऐसा रहता है सरफेस, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते, तो फिर यहाँ से यहाँ तक अलग, यहाँ से यहाँ का अलग, यहाँ तक का इंटीग्रेट, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन एक बार करते हैं, यहाँ से यहाँ तक अलग करते हैं, फिर उसको सम कर देते हैं। तो वॉल्यूम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, एफ की वैल्यू अगर नेगेटिव होगा पॉजिटिव जोड़ के 0 आ जाएगा, तो 0 तो है नहीं वॉल्यूम इसका। तो कंडीशन तो ये ध्यान में रखना, ये हमने जितना वॉल्यूम तो निकलेगा ही, तो हम इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और जहां क्रॉस कर रहा है उसके उधर का अलग निकालेंगे, इसका अलग है, दोनों को सम कर देंगे। इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा लेकिन वॉल्यूम तो नेगेटिव नहीं होगा, उसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो माइनस में आ गया ना, सम कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा उसका। क्लियर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कैसे वर्क करेंगे, हम इसमें कंडीशन बोले ना, एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने शुरू में ही मान के चले हुए, उसके अनुसार से मॉडल को पहले एकदम सिंपल बनाया जाता है, उसके बाद ना उसमें चेंजेस करके फिर अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, चलो।